तो हमारे चैप्टर का नाम था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें 2 बाइफरकेशन मैंने करवाए थे। पहले बाइफरकेशन में आपको लिखवाया था नेटवर्थ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और दूसरे बाइफरकेशन में लिखवाया था प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। तो जो पहला पार्ट था वो आपने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा तो आपने कहा कि सर ये तो बहुत ही आसान लग रहा है ना। तो इसीलिए चैप्टर में दूसरा पार्ट लाया गया है ताकि जो आपका ये वहम है वो दूर करा जा सके। तो पहला पार्ट जो था वो तो सिंपल ख़त्म हो गया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। तो आज जो है बेसिकली दूसरा पार्ट हमें डिस्कस करना है। तो एग्ज़ाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर ले। और इसमें वेटेज जो है वो 10 नंबर तो मिनिमम है और 20 नंबर तक भी पहुंच सकती है। तो एक ही क्वेश्चन आएगा और मिनिमम 10 नंबर का आ गया या 16 या 20 नंबर तक का आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखो मेरे साथ साथ, इन दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर 3 main financial statements in this method we have to prepare 3 main financial statements डैश डाल के A ट्रेडिंग अकाउंट, B प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और C बैलेंस शीट। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा पहले मेनली, तो इस मेथड में हमको 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो एक करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक करना पड़ता है बैलेंस शीट। तो ये तीनों तो हम ब्रैकेट बनाकर आगे लिख सकते हैं सेम, और डैश डाल के लिख सकते हो कि वी आर चैम्प। क्योंकि जब आप आज से 10 साल पहले क्लास 11th में थे तब से आप ये सुन रहे हो, देख रहे हो, बना रहे हो। तो इसमें कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जो मुझे अलग से सिखानी हो, जो मुझे ऐसे बतानी हो कि बच्चों परचेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लो, सैलरी है तो P&L अकाउंट में लिख लो, वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लो। ऐसा मुझे कुछ भी नया चीज़ नहीं बतानी। तो सब कुछ इसमें मस्त एकदम ईजी रहेगा। अब इसके नीचे लिख लो, बट there will be many missing information, but there will be many missing information, पर बहुत सी इसमें जानकारियां मिसिंग होंगी, but there will be many missing information, comma, for which we have to prepare the following ledger accounts. We have to prepare the following ledger accounts, जिसके लिए हमें नीचे दिए गए ledger accounts बनाने पड़ेंगे। बहुत सी जानकारी इसमें मिसिंग होगी, तो इसीलिए हमें बहुत सारे ledger accounts इसमें बनाने पड़ेंगे। डैश डाल के कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले कैश बुक, ब्रैकेट में लिखना है कैश एंड बैंक कॉलम। तो एक तो हमें हो सकता है कैश बुक बनानी पड़े। कैश बुक कौन सी वाली? एक कैश कॉलम और बैंक कॉलम वाली, ठीक है ना। तो ये कैश बुक वैसे आपने बचपन में बना रखी है तो थोड़ा फेमिलियर लगेगा। दूसरा डेटर्स अकाउंट, तीसरा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। ये हर बार नहीं बनाना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चौथा क्रेडिटर्स अकाउंट, पांचवा बिल्स पेबल अकाउंट ब्रैकेट में इफ रिक्वायर्ड। तो ये बिल्स पेबल अकाउंट भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ी तो। इसके अलावा अगला फिक्स्ड एसेट अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। और लास्ट एरो में एटसेट्रा लिख रहे हैं ताकि आपके मन में ये ना हो
कि भाई और कोई नहीं बनाना, सर ने 6 रटवाए हैं तो 6 ही सीखने, ऐसा नहीं है, कोई और भी सवाल के हिसाब से बनाना पड़ सकता है। लेकिन हम जो अभी फोकस करेंगे मेनली वो करेंगे 2 मेन खातों पर। एक करेंगे डेटर्स अकाउंट पर, क्योंकि ये तो हर क्वेश्चन में बनाना ही पड़ेगा, और क्रेडिटर के खाते पर। तो इन दोनों पर थोड़ा सा आप स्टार लगा सकते हो, या इनको हम अभी अलग से समझेंगे। बाकी कैश बुक में मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे को नई चीज़ समझाने की आवश्यकता है। बाकी बीआर अकाउंट इफ़ रिक्वायर्ड है तो जिस क्वेश्चन में आएगा तो तभी समझेंगे। बीपी इफ़ रिक्वायर्ड है तो किसी क्वेश्चन में आएगा तभी समझ लेंगे। और फिक्स्ड एसेट भी मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की आवश्यकता है, बाकी किसी क्वेश्चन में आएगा इफ़ रिक्वायर्ड तो तभी समझ लेंगे। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट का हम प्रोफोर्मा बना लेते हैं, वो थोड़ा सा फोकस है। तो पहले हम डेटर्स अकाउंट पर फोकस करते हैं। तो आप एक सुंदर सा ढांचा बना लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिख रहे हो तो बाद में रिवीजन में आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो एक डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। चलो, तो डेटर जो है वो एक एसेट होता है, ये तो हमें पता है, बट फिर भी मैं बादल के अंदर लिखवा देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आप कौन सी तरफ लिखोगे? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका मतलब है ये ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस सी डी, तो ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। राइट। अब उसके बाद डेटर से संबंधित क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, एक बार ऐसे ही सोचते हैं। डेटर वैसे कौन होता है? जिसको आप क्रेडिट पर सेल करते हो, जिसको आप उधार में माल बेचते हो। तो जैसे सबसे पहले होता है फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू रामू, तो आप क्या जर्नल एंट्री करते हो? रामू डेबिट टू सेल, ठीक है ना। तो अगर आपने उधार में सेल करी है तो रामू डेबिट टू सेल्स, तो यही एंट्री होगी। तो डेबिट साइड पर आ गया क्रेडिट सेल्स। क्लियर हो गया पॉइंट? रामू डेबिट टू सेल्स। अब अगर रामू आपके सेल करे हुए गुड्स में से कुछ वापस लौटा देगा तो आप क्या एंट्री करोगे? सेल्स रिटर्न डेबिट टू रामू, तो बाय सेल्स रिटर्न, तो ये हो गई सेल रिटर्न। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? अब कुछ लोग ग्रॉस वैल्यू को डेबिट में ना लिखकर और रिटर्न को क्रेडिट में ना लिखकर सीधा नेट नेट क्रेडिट सेल डेबिट में लिख लेते हैं, तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं। क्लियर? तो बेच दिया, वापस आ गया। इसके अलावा फिर कई बार होता है कि हम डेटर से फिर 2 या 3 महीने बाद कहते हैं कि लाओ हमें पैसे दे दो, तो डेटर हमें रामू हमें पैसे देता है। तो पैसे मिलने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रामू, तो इसकी बाय बैंक या ऑब्लिक कैश, इसका मतलब ये हमें पैसे रिसीव हो गए। अब कभी कभी आप डेटर को ये भी कहते हो कि मुझे वैसे तो तुमसे 10,000 लेने थे, पर एक काम करो तुम मुझे 9500 ही दे दो इन फुल सेटलमेंट। तो उस केस में आपकी एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट 9500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू रामू। तो हो सकता है आपने रामू को कुछ छूट दी हो, तो बाय डिस्काउंट अलाउड ये भी हो सकता है। क्लियर चल रहा है मामला? फिर मान लो लिखा है कि रामू बदमाश निकला, हाँ, और रामू ने पैसे नहीं दिए, बैड डेट हो गया, तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रामू। तो हो सकता है कुछ अमाउंट बैड डेट हो जाए, तो बाय बैड डेट्स। चलो, और क्या हो सकता है? कभी कभी हम अपने डेटर को कहते हैं कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम पैसे दोगे कि नहीं, तो हम कभी कभी उसको एक बिल रिसीवेबल बनाकर दे देते हैं, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर हमने अपने डेटर को एक बीआर बनाकर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी एंट्री क्या होती है?
बी आर डेबिट टू रामू, तो हो सकता है हम कोई बी आर बनाकर दे रहे हो, तो बाय बी आर। तो इसका ब्रैकेट में मतलब लिख सकते हो आप कि बाय बी आर का मतलब है बिल ड्रॉन, आपने बिल ड्रॉ करा है रामू पर, आपने बिल ड्रॉ करा है रामू पर। समझ आ रहे हैं एंट्रीज के हिसाब से पोस्टिंग। अब कुछ दिन बाद पता चला कि रामू ने वो बिल डिसऑनर कर दिया, ये भी तो हो सकता है। आपने रामू पर बिल बनाया, बिल ड्रॉ करा, पर मैच्योरिटी पर क्या पता रामू पैसे ना दे, तो रामू डेबिट टू बी आर। तो हो सकता है टू बी आर डिसऑनर्ड, क्या पता बी आर डिसऑनर हो गया हो। फिर बहुत ही यूनिक स्टोरी घुसा रहा हूं बीच में कि जब कोई आदमी डिसऑनर कर देता था बिल, तो शायद आप उसको 2-3 महीने का और समय देके बिल रिन्यू भी करते थे, और जब बिल रिन्यू करते थे तो आप रामू से कहते थे रामू देख अब मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, तो आप एंट्री करते थे रामू डेबिट टू इंटरेस्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है आप रामू से कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो, टू इंटरेस्ट। तो मतलब आपको इसमें कॉमन सेंस बस लगाना है, रामू से रिलेटेड या डेटर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही होगी तो वहां रिकॉर्ड होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो बस ये बेसिकली खाता बन गया हमारा डेटर अकाउंट, तो ये हम क्लोज कर देंगे। और भी कुछ हो सकता है अगर क्वेश्चन में होगा, तो मान लो उसने कुछ भी और लिखा कि रामू हमारी गाड़ी ले गया, या हमने रामू से गाड़ी ले ली, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसी पर रिस्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को, हमें ओपन रखना है कि रामू का खाता बना रहे हैं, उसमें कुछ भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन रामू वाली आ सकती है। अब इस अकाउंट को हम यूज कैसे करेंगे, मेनली आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, लेकिन इसमें एक मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। वो आमतौर पर मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, नहीं ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती, वो तो दे देगा, सेल्स मिसिंग करते हैं आमतौर पे। तो हो सकता है आपको क्रेडिट सेल्स की फिगर ये फाइंड आउट करना पड़े या बैलेंसिंग फिगर की तरह निकले, तो बस इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये हमारा इसीलिए की पॉइंट है। तो डेटर के अकाउंट से हम सेल्स निकालने पर फोकस करते हैं, और सेल्स निकालना क्यों जरूरी होता है, नहीं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, तो ये इसमें लिंक हो जाता है। तो इसीलिए हम एक डेटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें सेल्स का पता लग जाए, ठीक है। इसी के नीचे अब आप एक बना लो क्रेडिटर्स अकाउंट, तो अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक क्रेडिटर अकाउंट भी बनाते हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो क्रेडिटर अकाउंट को बना लेते हैं। क्रेडिटर अकाउंट वैसे हमें पता ही है लायबिलिटी है, तो इसमें कैसे कैसे लॉजिक चलेगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्रेडिटर्स की ओपनिंग वैल्यू हमें पता है, फिर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड टू बैलेंस CD, ये भी हमें पता है। फिर इसके बाद आप बताओ क्रेडिट परचेज, सबसे मेन मुद्दा तो क्रेडिटर्स से क्या होता है, हम उधार पे सामान खरीदते हैं, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू शामू, मतलब शामू मान लेते हैं, है ना, तो बाय क्रेडिट परचेज। उसके बाद शामू हो सकता है, शामू को हम गुड्स रिटर्न कर दें, तो शामू डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो डेबिट साइड में आ गया टू परचेज रिटर्न। फिर हम शामू को पैसे देंगे, शामू डेबिट टू कैश, क्रेडिटर को आप पैसे पे करोगे, तो शामू डेबिट टू कैश या टू बैंक, कुछ भी, तो ये आपने पेमेंट कर दी। और कभी कभी पेमेंट करते समय शामू कहेगा कि चलो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ 500 रुपये,
तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी शामू डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो हो सकता है हमें कोई डिस्काउंट भी मिल गया हो, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब शामू को हम पे भरोसा नहीं है कि हम पैसे देंगे कि नहीं उसके, तो उसने हमें एक बिल बनाकर दिया, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब हमने एक बीपी एक्सेप्ट कर लिया शामू से। तो हम क्या एंट्री करते हैं, शामू डेबिट टू बीपी, क्योंकि हमारी शामू की लायबिलिटी खत्म हो गई और बीपी नाम की नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो शामू डेबिट टू बीपी, तो हो सकता है हम कोई बिल्स पेबल यानी कि बीपी एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आप ब्रैकेट में लिख लेना अपने समझने के लिए। तो हमारी एंट्री हो गई शामू डेबिट टू बीपी। और क्या पता इस बार हम बदमाश हों, हमने बीपी के पैसे नहीं दिए, हमने बीपी डिसऑनर कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीपी डेबिट टू शामू। तो बाय बीपी डिसऑनर्ड और रेयर ऑफ द रेयर कहानी में ऐसा भी हो सकता है कि हमने मांगा हो शामू से टाइम, तो उसने हमें 2 महीने के लिए टाइम दिया हो, लेकिन बदले में वो हमसे इंटरेस्ट लेगा, तो हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट डेबिट टू शामू, तो बाय इंटरेस्ट। तो ये भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह से हम क्रेडिटर का ढांचा बना लेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया। तो इसमें मेनली कभी कभी हमारे लिए मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या पता चलेगी, क्रेडिट परचेज। तो ये क्वेश्चन की चालाकी होती है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने ही नहीं देगा हमें डायरेक्टली, क्योंकि वो सेल की भी फिगर मिसिंग रखेगा और परचेज की भी फिगर मिसिंग रखेगा। तो हम वो दोनों फिगर को निकालने के लिए क्या बना लेंगे, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। बाकी जो भी क्वेश्चन कहेगा वो बना लेंगे। तो मेनली हमको इन दोनों पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, इसके नीचे आप लाइन लगा सकते हो। बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरे चैप्टर में, बाकी सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन कर करके ही सारी बातें सीख जाएंगे कि कैसे अलग अलग लेजर बनाने हैं। चलो, तो इलस्ट्रेशन 5 करते हैं एक बार। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार हु रिक्वेस्ट्स यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें इसमें 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है एज ए सॉल्यूशन मेन। अब उसने हमें कुछ जानकारियां दे रखी हैं। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2001, तो इसको हम एक तरह से मान सकते हैं कि ये ओपनिंग फिगर्स हैं, और बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2002, तो ये हमारे लिए क्लोजिंग फिगर्स हो गए, राइट। अब उसने क्या क्या दिया एक बार बस ऐसे ही देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेंट्री। अब उसने ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका मतलब ये मिसिंग फिगर है। तो कोई नहीं, हम देखेंगे जब निकालना होगा। तो बीपी दे रखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, बीआर दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें डेटर के भी क्लोजिंग वैल्यू और क्रेडिटर के भी क्लोजिंग वैल्यू पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि ये मिसिंग फिगर्स हो गए, ठीक है। अब उसने नीचे दिया बी, कैश ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये उसकी कैश की ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं। इंक्लूडेड द फॉलोइंग, आगे ध्यान से पढ़ना, बिसाइड्स सर्टेन अदर आइटम्स। इसको करली अंडरलाइन कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कुछ और आइटम्स भी हैं। इसका मतलब कुछ और आइटम्स भी हैं। कई बार बच्चे को लगता है कि ये जो बस नीचे टेबल में आइटम्स दे रखे हैं खाली यही कैश ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी अंग्रेजी है कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग बिसाइड्स सर्टेन अदर आइटम। समझ गए, तो कुछ और भी हो सकती होंगी। तो खैर उसने सेल वाली कैश वाली क्या ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स या मिसलिनियस इनकम, तो ये हमने रद्दी बेच दी। इसके अलावा कैश परचेज हो गए, पेमेंट टू क्रेडिटर कर लिया, ठीक है। मिसलिनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज कर ली, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गए, ठीक है। और कैश सेल्स हो गई, ठीक है। तो कुछ कैश की उसने ट्रांजैक्शंस दे दी। फिर कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन, नंबर 1,
बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20,000। तो हमने कितने बिल ड्रॉ करे इस बार? 20,000 के। तो ये अभी कुछ चर्चा जो हो रही थी उससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000, और हमने बीपी भी एक्सेप्ट कर लिए। तो बीआर हम ड्रॉ करते हैं डेटर पर और बीपी हम एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिटर से। सेकेंड, सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2001 वॉज 20,000। तो हमारे पास कुछ फर्नीचर था ओपनिंग में जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए थी, ठीक है ना, ओपनिंग में वैल्यू 20,000 थी, वॉज सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2001। तो उसको हमने 30 सितंबर वाले दिन बेचा है फॉर 8,000। तो ये हो गई सेल वैल्यू, यानी कि हमने बेचा उसको 8,000 में। फिर लिखा है डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 10% पर एनम। हमें बिल्डिंग और फर्नीचर पर 10% का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। तो मैं फर्नीचर पर फोकस कर लेता हूं। हमारे पास ये 20,000 का फर्नीचर था ओपनिंग में, और आप इसको बेच रहे हो 6 महीने के बाद 30 सितंबर को। तो 6 महीने का अगर आप इस 20,000 के फर्नीचर का डेप्रीसिएशन निकालोगे तो कितना आएगा? 10% निकालोगे 6 महीने का तो 1,000, शायद 1,000 आएगा। ठीक है, क्लियर है? 20,000 का 10% 6 महीने का। तो इसका मतलब 30 सितंबर तक पहुंचते पहुंचते इस फर्नीचर की बुक वैल्यू 19,000 बच गई होगी, और आपने इसको बेचा है 8,000 में। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस फर्नीचर में 11,000 का लॉस हुआ है। राइट? वर्किंग क्लियर हो गई? ठीक है। उसके बाद लिखा है एंड ऑन मोटर कार 20% पर एनम। ठीक है, और वो ये भी कह रहा है डेप्रीसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स। तो ये तो हमने वैसे भी वही लगाया है। एंड फॉर एडिशंस टू द बिल्डिंग फॉर होल ईयर। कह रहा है बिल्डिंग में जो हमने एडिशन करा है, मतलब जो परचेज करा होगा बिल्डिंग में, उस पर डेप्रीसिएशन आप पूरे साल का ही लगाओगे। तो बिल्डिंग की कोई परचेज की होगी हमने, हो सकता है जानकारी अभी आगे आ जाए, तो उस पर तो हमें पूरे साल का ही डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट, ऑफ द डेटर्स ए सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो ये क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए 8,000 के। एंड ए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 2%, और हमें 2% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करना है। तो ये आपने बातें फाइनल अकाउंट्स में 11th में भी पढ़ी थी, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ी थी, तो ये सब सेम ही है। उसके बाद लिखा है मिस्टर शिव कुमार हैज बीन मेंटेनिंग ए स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर। तो 30% ऑन टर्नओवर मतलब सेल्स, तो टर्नओवर का मतलब सेल्स ही होता है। तो उसका जीपी रेशियो हमें दे रखा है या जीपी रेट दे रखा है 30% ऑन सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2001 वॉज 8,000। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, एंड ऑन 31 मार्च 2002 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में भी है और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग में भी है। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2001 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। इसका मतलब ओपनिंग में कह रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी 40,000 का मुनाफा चल रहा है। ठीक है, अब मुद्दे की बात लास्ट में छुपा के रखते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज आर ट्रीटेड एज फॉर कैश। यानी कि जो भी हमारी टोटल सेल्स होती है या जो भी हमारा टोटल परचेज होता है उसमें से 20% हिस्सा कैश का है। तो इसका मतलब 80% क्रेडिट होएगा। तो ये हमको हेल्प करेगा आगे। फिर कह रहा है एडिशन एंड फर्नीचर अकाउंट टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये तो एक सिंपल जानकारी है। एंड देयर वॉज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन वाला ही पॉइंट है, इसका कोई वैसे लिंक नहीं है। चलो, तो देखो सवाल देख लिया आप अच्छे से, पूरा एनालिसिस। तो मेन सॉल्यूशन हमारे लिए क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन बहुत सारी लिंक को जोड़ने के लिए, कड़ियां जोड़ने के लिए हमें तरह तरह के खाते बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो मेरे साथ साथ शुरू करते हैं, आ जाओ।
तो इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। पहले 15 मिनट ढांचे बनाने में लगेंगे। चलो, तो सबसे पहले आप बनाओ मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आप बना लो 6-7 लाइनों का। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ चुनिंदा चीज़ें ही आती हैं। फिर उसके बाद आप बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना लो लगभग 8-9 लाइनों का या 10 लाइनों तक का बना लो। चलो, तो मोटा मोटा आपका एक पेज खत्म हो गया रजिस्टर का, ठीक है। फिर उसके बाद आप बना लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आप 9-10 लाइनों की बना लो। तो ये तो हो गए हमारे मेन सॉल्यूशन, ये तो हो गया हमारा मेन सॉल्यूशन। तो हमें इसके नंबर मिलेंगे। अब इसके अलावा हमें वर्किंग नोट्स में सब चीज़ें बनानी है, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वो मैं बाजू में बनाता रहता हूँ इधर। तो वर्किंग नोट में आप बना लो कौन कौन से ढांचे। एक तो बना लो डेटर अकाउंट, ये तो बिना पूछे बना ही लेना चाहिए अब हर सवाल में, 5-6 लाइनों का। एक आप बना लो क्रेडिटर अकाउंट, हाँ 5-6 लाइनों के बना लो बस, 5-6 लाइनों के क्रेडिटर अकाउंट। इसके अलावा हमें और क्या क्या बैलेंसेस दे रखे थे। एक आप बना लो बीआर अकाउंट, एक आप बना लो बीपी अकाउंट, और उसने दे रखे थे बैलेंसेस। एक आप बना लो फर्नीचर अकाउंट, और किसका बैलेंस दे रखा था। एक आप बना लो कैश बुक, हाँ वो थोड़ा सा बड़ा बना लेना, क्योंकि कैश बुक आपको थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांजैक्शन वाली देखने को मिलती है। तो इसमें कैश एंड बैंक कॉलम इसमें एक ही है, क्योंकि अलग अलग नहीं दे रखा। तो कैश एंड बैंक अकाउंट आप थोड़ा सा बड़ा बना लो, 9-10 लाइन का। तो कितने ढांचे बन गए वर्किंग में, 1 2 3 4 5 6, और एक बना लो ओपनिंग बैलेंस शीट, है ना, जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में मेथड में भी देखा था हमने। तो ये हो गए हमारे वर्किंग नोट्स। तो पहले आप इतने ढांचे बना लो, फिर शुरू करेंगे। तो अब ढांचे बनाने के बाद अब आपको सवाल कैसे शुरू करना है, बड़े ध्यान से देखना है अप्रोच इसकी। आप बिल्कुल क्वेश्चन के टॉप पे पहुंचो, स्टार्टिंग में उसने बोला प्रिपेयर ये, और जो सबसे पहले उसने ए पॉइंट में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसने बैलेंसेस दे रखे हैं, राइट। तो जैसे मैं एक का लिख के दिखाता हूं, तो पहले आप पूरा देख लेना प्रोसेस। उसने सबसे पहला आइटम हमको दे रखा है बिल्डिंग, राइट। अब ओपनिंग में बिल्डिंग है 320 की, ठीक है। तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लिख लो बिल्डिंग 3,20,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने लिख लिया 3,20,000, और उसके बाद हमने कोई बिल्डिंग का वैसे लेजर अकाउंट नहीं बनाया,
है ना। तो मैं एक सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बिल्डिंग का भी लेजर बना रहा हूँ कि मान लो बिल्डिंग का भी लेजर है, तो बिल्डिंग के लेजर में मैं टू बैलेंस BD लिखूंगा 3,20,000। तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है वो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है और उस रिस्पेक्टिव लेजर के ओपनिंग बैलेंस की तरह लिखना है, राइट। इसी तरह अगला आइटम दे रखा है ओपनिंग, क्या दे रखा है, फर्नीचर। कितने रुपए दे रखा है हमको, 60,000। तो अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 60,000 और कहां लिखेंगे इसको, फर्नीचर अकाउंट में टू बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस 60,000। तो ऐसे लिखना है, पहले इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसी में आप कर सकते हो साथ साथ कि भाई क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे थे। अब बिल्डिंग का कितना दे रखा था क्लोजिंग बैलेंस, 360। तो अब देखो क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, एक तो बिल्डिंग में लिखेंगे बाय बैलेंस CD 360, और कहां लिखेंगे दूसरी जगह, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। वो हमारा मेन सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आप मेन सॉल्यूशन में आ जाओ। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग 360, इसी तरह फर्नीचर, फर्नीचर का क्लोजिंग क्या बैलेंस दे रखा है, 68,000, ठीक है। तो फर्नीचर का आप लिख लो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, अंदर की तरफ लिख लेना फिलहाल 68,000। हाँ इसीलिए, अच्छा बिल्डिंग की भी है, ओके, तो उसको भी अंदर ही लिख लेते हैं 360, तो उसको भी अंदर ही लिख लो 360, क्योंकि उसकी कोई एडजस्टमेंट थी। और फर्नीचर को भी अंदर ही लिख लो 68, क्योंकि इसकी भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं। उसने बैलेंसेस हमें पहले दे रखे हैं 31 मार्च के, इसका मतलब ये वो बैलेंसेस है जो अभी कोरे कोरे बच रहे हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट दे रखी है, इसका मतलब उसके बाद येट टू भी होना अभी बाकी है। तो मैं एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। यहां पर उसने दे रखा है, थोड़ा सा इंग्लिश पर जोर देना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दूसरी बिंदी की 3rd लाइन पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। तो अंग्रेजी में इज टू बी प्रोवाइडेड का मतलब है कि आपको अभी लगाना है, समझ आ गया। तो इसलिए ये अभी हमें लगाने हैं डेप्रीसिएशन, अभी लगे नहीं है। तो उसने जो बिल्डिंग और फर्नीचर के या ये जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखे ना फिलहाल, ये तो बस अभी वो हैं जो बच गए, लेकिन इनमें अभी डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब इन पर अभी डेप्रीसिएशन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये मतलब है। तो इसीलिए बस मैंने इनको अभी बैलेंस शीट में अंदर की साइड लिखा, क्योंकि इन पर अभी डेप्रीसिएशन हमें कह रहा है लगाना है, ठीक है। तो 2 आइटम्स तक हम पहुंच चुके। अब अगला आइटम क्या दे रखा है हमको, मोटर कार। ओपनिंग में भी 80 है और क्लोजिंग में भी 80 है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, मोटर कार 80 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 80 अंदर की तरफ, क्योंकि इस पे भी कह रहा था डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, अभी लगना बाकी है, तो अभी अंदर लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। फिर उसके बाद है इन्वेंट्री, राइट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहां लिखेंगे, एक तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री, लेकिन फिलहाल ये फिगर जो है क्वेश्चन मार्क है, तो अभी मैं खाली बक्सा लिख के छोड़ देता हूं। और ओपनिंग इन्वेंट्री दूसरा कहां लिखते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, बचपन की पुरानी यादें, टू
ओपनिंग इन्वेंट्री, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि तो खाली छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 40,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां कहां लिखने दे? हाँ, तो अब बत्ती जल रही है। हाँ, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग में 40,000, और दूसरा कहां लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 40,000। तो समझ आ रहे हैं बैलेंसेस का रोल क्या है? ये बैलेंसेस जो दे रखे हैं। फिर उसने हमको दे रखा है इन्वेंट्री के बाद बिल्स पेबल, ओपनिंग दे रखा है 28,000, तो कहां लिखेंगे? एक तो बिल्स पेबल अकाउंट में लिखेंगे, हमने ढांचा बना रखा है बाय बैलेंस बीडी 28,000, और दूसरा कहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को? ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल 28,000। फिर बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है 16,000, तो कहां लिखेंगे? एक तो बिल्स पेबल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी 16,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल 16,000। तो आपको सबको समझ आ रही है पोस्टिंग? किसी को तकलीफ तो नहीं लग रही? अभी सिर्फ हम बैलेंसेस की पोस्टिंग कर रहे हैं बस। फिर उसने दे रखा है हमको नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस 180 और 1,04,000। तो अब कैश एंड बैंक बैलेंस कहां कहां लिखेंगे हम? ओपनिंग वाला, एक तो कैश बुक में टू बैलेंस बीडी 1,80,000, और क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी 1,04,000, और बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस 1,80,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक 1,04,000। यहां तक ओके? अब अगला बताओ आप कहां पोस्ट करेंगे? सन्ड्री डेटर 1,60,000 ओपनिंग। सही, तो एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर्स 1,60,000, और हमने सन्ड्री डेटर का भी खाता बना रखा है, तो सन्ड्री डेटर के खाते में टू बैलेंस बीडी 1,60,000। क्लोजिंग बैलेंस में उसने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हमारी मजबूरी है कि अभी बाय बैलेंस सीडी हम लिख नहीं सकते, है ना। और इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी डेटर्स हमारी मजबूरी है, हम लिख नहीं सकते, उसने खाली दे रखा है, तो मैं खाली डब्बा बना के छोड़ देता हूं। फिर अगला उसने दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग है 32,000, क्लोजिंग है 28,000, तो लिखता रहता हूं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेता हूं 28,000, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेता हूं 32,000, और कहाँ लिखना पड़ेगा? बिल्स रिसीवेबल का खाता जो बनाया था, तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग 32 और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग 28। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट आपको बैलेंस दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग 120, तो क्रेडिटर अकाउंट में लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी 120
और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं क्रेडिटर्स 120 और क्लोजिंग क्रेडिटर में उसने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो मतलब मेरी मजबूरी है कि अभी क्रेडिटर का टू बैलेंस सीडी में लिख नहीं सकता और बैलेंस शीट में भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स मैं फिलहाल अभी लिख नहीं सकता, उसने दे नहीं रखा, तो खाली डब्बा बना के ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो समझ आया आपको पहले कि अभी हम क्या लिखते हैं, बैलेंसेस लिखने हैं, स्टेप 1। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और मैं आपसे उसकी डुअल जर्नल एंट्री पूछूंगा और फिर पोस्टिंग कर देंगे, बस सिंपल क्लास 11th का खेल होगा। तो उसने बोला कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर ट्रांजैक्शंस। तो नंबर 1 उसमें दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या मिसलिनियस इनकम 20,000। तो इसकी डुअल एस्पेक्ट सोचे, कैश अकाउंट डेबिट और इनकम हो गई तो पीएनएल में क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट, एग्री? तो लिख लो दोनों जगह, तो पीएनएल में क्रेडिट साइड लिख लो बाय मिसलिनियस इनकम या सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कुछ भी 20,000 रुपये, और कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिख लो टू मिसलिनियस इनकम 20,000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर उसके बाजू में दे रखा है राइट साइड में कैश परचेजेस 48,000। कैश परचेज की एंट्री सोचो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में तो लिख लूं बाय परचेजेस 48,000। और अब परचेज कहां जाता है, परचेज ट्रेडिंग में, वेरी गुड। तो लेकिन अभी बाहर मत लिखना क्योंकि ये परचेज अभी सिर्फ कौन सी है, कैश परचेज है, तो अभी अंदर लिख लो खाली 48,000। अब बस यहीं पे मुझे उसकी लास्ट वो सितारे वाली बात याद आ गई सवाल में। उसने ये कहा था कि जो भी हमारी टोटल परचेज होती है उसका 20% जो होता है वो हम कैश में करते हैं, वो हमारा नकद होता है, राइट? यही बोला था उसने। अब हमें कैश परचेज पता है कि भाई 48,000 है, तो क्या आप टोटल परचेज निकाल सकते हो? तो निकाल के मुझे बताओ। $2.40। तो क्या सब बच्चे इससे सहमत हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल परचेज 2.40 की होगी, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आप 2.40 का 20% निकालोगे तो 48 आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल परचेज कितनी है, 2.40। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आप 2.40 को बाहर लिख लो। तो आपको अब इससे यह भी पता लग जाएगा कि उधार वाली परचेज कितनी है, क्रेडिट परचेज कितनी है, 192। तो प्लस 192, तो आपको ये पता चल गया कि क्रेडिट परचेज जो है वो 192 है। भाई मेरे को बताते रहना कि यहां तक ओके है, ठीक है। अब क्रेडिट परचेज कौन से खाते में जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में, जो हमने आज सीखा। तो अब हम 192 को क्रेडिटर खाते में ले चलते हैं और कहां पोस्ट करते हैं, बाय क्रेडिट परचेज 192। ठीक है, लिंक क्लियर हो गया? तो ये खेल हो गया। फिर अगली बात पढ़ो उसकी टेबल की, पेमेंट टू क्रेडिटर 184। इसकी जर्नल एंट्री बताओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर अकाउंट में तो डेबिट साइड लिख लो टू कैश 184, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लो बाय क्रेडिटर 184।
तो बिल्कुल क्लियर। फिर अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो। मिसलीनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी है 80,000 रुपये। तो मिसलीनियस ट्रेड एक्सपेंस की वैसे जर्नल एंट्री सोचो, मिसलीनियस ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले कैश में कम कर देता हूं बाय ट्रेड एक्सपेंस, और ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कहां पर होगा, पीएनएल में, लेकिन अंदर के कॉलम में लिखना टू ट्रेड एक्सपेंस 80,000। अब अंदर इसलिए लिखवाया क्योंकि उसने नीचे जाकर एक एडजस्टमेंट दे रखी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन ओपनिंग 8,000 और क्लोजिंग 10,000, यही दे रखा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एंड वाली होती है वो आप जोड़ते हो, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बिगिनिंग वाली होती है वो आप घटाते हो। तो आपको सही आंसर बाहर दिखाना पड़ेगा 82,000। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो 10,000, और ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाली लायबिलिटी लिखो 8,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। क्लियर हो गई पोस्टिंग सारी? चलो ये भी हो गया काम। अब अगला आइटम दे रखा है उसके बाजू में कैश सेल्स। तो कैश सेल्स सोचो दो जगह कहां कहां जाएगा, एक तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर, फिर लिख लेते हैं कैश सेल्स 80,000, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, है ना, सेल्स क्योंकि वहीं पे जाती हैं। तो बाय सेल्स, और ये अंदर लिखना क्योंकि कैश वाली है 80,000। अब फिर से आपके घोड़े दौड़ने शुरू। तो अब आप क्या निकाल सकते हो, टोटल सेल्स, क्योंकि सेम कहानी उसने सेल्स के लिए भी दे रखी थी कि भाई जो भी टोटल सेल्स होती है उसका 20% हम कैश में करते हैं। तो अगर 80,000 की सेल आप कैश में कर रहे हो तो आपकी टोटल सेल कितनी हो गई, 4 लाख। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 4 लाख का 20% 80,000 ही आएगा। तो इसका मतलब बाहर हम 4 लाख लिख लेते हैं सेल्स। ओके, तो इससे आपको क्या पता चल गया कि क्रेडिट सेल्स कितनी है, 320। तो ये हो गया 320 क्रेडिट सेल्स। क्लियर है सब बच्चों को? अब क्रेडिट सेल्स कहां लिखना है, डेटर्स अकाउंट में हमने सीखा था, डेबिट साइड पे टू क्रेडिट सेल्स 320। क्लियर? फिर लास्ट इंफॉर्मेशन है उस डब्बे में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कलेक्शन हो गई, तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश 2 लाख, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड 2 लाख, टू डेटर। तो क्लियर हो गया पूरा डब्बा, सारी पोस्टिंग। चलो अब इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में पहली बिंदी दे रखी है, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन 20,000। क्या एंट्री बोली थी मैंने, बी आर ड्रॉन की, बी आर डेबिट टू डेटर। वेरी गुड। तो डेटर में तो लिख लो बाय बी आर 20,000, और बी आर में लिख लो टू डेटर 20,000। तो ये बेसिकली 11वीं वाले काम करवा रहे हैं आपसे, समझ आ गया?
फिर उसी के बाद लिखा है एंड बीपी एक्सेप्टेड 16,000। अब बीपी एक्सेप्ट हमने करा, उसकी एंट्री क्या थी? क्रेडिटर डेबिट टू बीपी। तो क्रेडिटर में डेबिट साइड पे लिख लेते हैं टू बीपी 16,000 और बीपी में लिख लेते हैं बाय क्रेडिटर 16,000। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद फर्नीचर वाली बात थी कि कुछ फर्नीचर हमने बेचा जिसकी बुक वैल्यू थी 20,000 और उसमें हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लिया था ना 1,000। तो फर्नीचर के खाते में आप क्या लिखोगे 6 महीने बाद? बाय डेप्रिसिएशन 1,000 लिखोगे। ये याद आ गया ना, बचपन में बनाते थे फर्नीचर अकाउंट। और कह रहे हमने इसको बेचा 8,000 में, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक या बाय कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। 8,000। और हमने कितना लॉस निकाला था? 11,000। तो बाय पीएनएल लॉस 11,000। तो ये याद आ गया, बचपन में ऐसे ही होता था एसेट अकाउंट के अंदर। अब इनकी क्रॉस पोस्टिंग्स बताइए। 1,000 का डेप्रिसिएशन कहां लिखोगे? पीएनएल में। तो लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन, अंदर लिख लेना अभी क्योंकि और भी आएंगे। 1,000 11,000 का लॉस हुआ था तो वो कहां लिखेंगे? पीएनएल। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000। क्लियर? और 8,000 का आपने बेचा था तो बाय बैंक 8,000, उसकी क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू फर्नीचर 8,000। तो क्लियर हो गया पॉइंट? फिर उसके बाद लिखा था, अब वो लाइन आ गई कहानी, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। तो अब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ आ रहा हूं, आप भी वहीं आ जाओ। तो अब उसने कहा कि डेप्रिसिएशन जो है वो इज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब इन बैलेंसेस को आप फाइनल क्लोजिंग नहीं मान सकते, इसके बाद डेप्रिसिएशन अब लगाना है। तो कह रहा है फर्नीचर पर और बिल्डिंग पर तो 10-10%। तो एक बार फर्नीचर का 10% निकाल लो, 6,800, और बिल्डिंग का भी 10% निकाल लो, 36,000। और मोटर कार का कह रहा है 20%। तो 80,000 का 20% 16,000। तो फिलहाल अभी बस इतना लिख के छोड़ देना चाहें। तो तीनों के निकल गए डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का 10%, फर्नीचर का 10%, मोटर कार का 20%। ओके? अब ये तीनों डेप्रिसिएशन दूसरी जगह कहां लिखे जाएंगे? पीएनएल अकाउंट। तो 36, 68 और 16 अंदर उसी डेप्रिसिएशन में अभी जोड़ लो फिलहाल। 36, 16 और 68, 36,000 है। ओके, 36,000 ठीक है। तो 36,000, 6,800 और 16,000, तो सारे डेप्रिसिएशन अभी उधर आ गए। यहां तक बिल्कुल ओके हो गया? ठीक है। अब अगली बिंदी पढ़ो। अगली बिंदी में लिखा है ऑफ द डेटर्स, कह रहे डेटर्स में से 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो पहले तो डेटर अकाउंट में क्या लिखोगे आप? बाय बैड डेट। $8,000। और बैड डेट जो डेबिट है उसको कहां पोस्ट करोगे? पीएनएल में। तो पीएनएल के डेबिट साइड में लिख लो टू बैड डेट 8,000।
ओके। फिर उसने बोला उसी के आगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 2%। कह रहा है 2% का आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करना है। अब हमारे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करने के लिए हमें अपने डेटर्स की वैल्यू पहले चाहिए होगी, है ना, क्लोजिंग, और फिर उस पर 2% हम निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट चाहे अभी छोड़ देते हैं, याद रख लेंगे बाद में, लेकिन अगर जब निकालेंगे तो मैं लिख देता हूं कि वो कहां फिगर लिखी जाएगी। एक तो P&L के डेबिट साइड पे आ जाएगा प्रोविजन, है ना, और बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू में से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो मैं ऐसा करूं, लायबिलिटी साइड में लिख लो PDD, थोड़ा आसान है, छेड़खानी कम होगी, बात तो एक ही है। तो अभी फिलहाल ये फिगर मैंने छोड़ दी क्योंकि अभी हम इसको अभी निकाल नहीं रहे, लेकिन ये 2% निकल जाएगा जब हमारे डेटर्स निकलेंगे तो। ओके, चलो इसके बाद अगला पॉइंट। फिर उसने बोला मिस्टर शिव कुमार हैज बीन मेंटेनिंग ए स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर। तो मजे आ गए, हमारी सेल 4 लाख हमारे पास है, तो इसका 30% निकाल लो, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 30% कितना आ गया, 1,20,000। तो यहां तक ओके। अब ग्रॉस प्रॉफिट को कहां लिखते हैं हम, P&L में, वहां पे भी लिख देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, क्लियर हो गई सारी यहां तक कहानी। तो बताओ अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता लग जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, वेरी गुड। तो टोटल आया 440 और 440 में से 360 माइनस हो गया 80, तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पता लग गई 80। क्लियर सब बच्चों को। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री हम कहां छोड़कर आए थे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में अब वो इन्वेंट्री में मैं भर सकता हूं 80,000 रुपए। तो समझ आ रहे हैं, मिसिंग लिंक्स अपने आप निकलते रहेंगे। चलो उसके बाद अगली क्या है स्टोरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 और क्लोजिंग 10,000, वो तो हम कर चुके। और कह रहा है ऑन 31 मार्च 2001 P&L अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। कह रहा है कि हमारे पास 40,000 जो है वो पहले से P&L था। तो ये कहां लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस है ये, या तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं P&L अकाउंट ऐसे अलग ही लिख लूं 40 ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉफिट पहले से है, कह रहा है 31 मार्च 2001 को। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिख लो P&L 40। ओके, उसके बाद अगली इन्फो क्या है, 20% सेल्स हो गया, 20% परचेज वो भी हो गया। फिर उसने कहा एडिशन इन फर्नीचर टुक प्लेस इन द बिगिनिंग, ये तो मैंने कहा था एक इन्फॉर्मेशन है, और नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी इन्फॉर्मेशन है। तो जब हमारा सवाल खत्म हो जाए तो फिर हमें अपने वर्किंग नोट के खातों को बंद कर देना चाहिए। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूं, पहले मैं बिल्डिंग के खाते को बंद कर रहा हूं, बिल्डिंग से आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग के खाते को आप क्लोज करो तो बताओ बैलेंसिंग फिगर किस साइड बच रही है, डेबिट साइड बच रही है, राइट। कितने रुपए बच रही है, कितने रुपए बच रही है, 40। तो अगर डेबिट साइड बच रही है इसका मतलब क्या होगा, परचेज होगा। तो टू बैंक, इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है परचेज। तो आपने इसका मतलब 40,000 की बिल्डिंग और खरीदी है, पता लग गया। इसका मतलब आपने 40,000 की बिल्डिंग और खरीदी है, ये पता लग गया। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग बताओ कि कहां होगी। आप यहां पे लिख रहे हो टू बैंक,
वेरी गुड। तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे हम बाय बिल्डिंग 40,000 रुपये। ठीक है, तो 40,000 की आपने बिल्डिंग और खरीदी। अब यहां से हम डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे चलते हैं। उसने ये कहा था कि जो हम एडिशन कर रहे हैं बिल्डिंग का, उसके बारे में कुछ बोला था। पूरे होल ईयर के, अच्छा वो तो हम लगा ही चुके, 360 पर ही लगा दिया, ठीक है। तो बिल्डिंग को तो हम क्लोज कर सकते हैं, तो बिल्डिंग को क्लोज कर देते हैं। तो बिल्डिंग का आंसर आप बाहर निकाल के लिख लो, कितना आ जाएगा 324। तो बिल्डिंग का तो खत्म। अब अगला ढांचा बंद करते हैं। अगला ढांचा है फर्नीचर। तो एक बार फर्नीचर का खाता बंद करते हैं। फर्नीचर के बारे में क्या दे रखा था इंफॉर्मेशन, और तो कोई नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस भी था, कितना दे रखा था 68। ठीक है, तो अब कितना बचा बैलेंस, तो चेक करते हैं। और तो टोटल कितना आ रहा है 688। ठीक है, तो 88 टोटल आ गया। तो आपका बैलेंसिंग फिगर बचा डेबिट साइड। तो इसका मतलब इससे क्या पता चल गया हमें, परचेज 28,000। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे टू बैंक, बिल्कुल सही। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग हो गई अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो बाय फर्नीचर 28,000। तो अब फर्नीचर को भी क्लोज कर लेते हैं बैलेंस शीट में, और तो कुछ आना नहीं है। तो 68,000 माइनस 6,800 कितना आ जाएगा बाहर, 61,200। ये भी खत्म। फिर उसके बाद और कौन सा ढांचा है, फर्नीचर क्लोज हो गया, बिल्डिंग क्लोज हो गया। अब बिल्स पेबल। तो अब बिल्स पेबल क्लोज कर देते हैं। तो बिल्स पेबल में क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो डेबिट साइड में आपका बैलेंस कितना बच रहा है 28,000। अब ये सोचो ये क्या होगा, बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज होते हैं। तो अगर बिल्स पेबल डेबिट हो रहा है 28,000 से, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो क्यों कम हुई होगी, पे करा होगा, बिल्कुल सही। तो ये बैलेंस बच गया टू बैंक। तो इसका मतलब आपने 28,000 रुपए के बिल पे कर दिए। तो अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहां होगी, कैश बुक में, बाय बिल्स पेबल 28,000। ठीक है, फिर बीपी के बाद क्लोज कर देते हैं बीआर अकाउंट। तो बीआर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 52 में से 28 गया 24। तो अब बीआर अकाउंट एसेट अकाउंट है, क्रेडिट में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, मिल गए होंगे पैसे, बीआर मैच्योर हो गए होंगे। तो बाय बैंक। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग अब कहां आ जाएगी, कैश बुक में टू बीआर 24,000। ठीक है, क्लियर। फिर अगला खाता बंद कर देते हैं। अब कर देते हैं क्रेडिटर अकाउंट बंद। तो क्रेडिटर का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो क्रेडिटर में तो वैसे भी टू बैलेंस सीडी ही बचना है। तो कितना बच रहा है 1,12,000। तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस बच गया 1,12,000, राइट। अब इसको कहां लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये रहा, देखो क्रेडिटर का डब्बा भी बना रखा था हमने।
1,12,000। फिर उसके बाद अब क्लोज कर देते हैं, एक ढांचा बच गया लास्ट, डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो बाय बैलेंस CD कितना बच जाएगा, 480 में से 228 माइनस कर दो, 252। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बच गया 252, राइट। तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं हम, डेटर्स में भी हमने डब्बा बना रखा था खाली एक, तो वहां आ गया 252। हाँ, अब मैं यही बोलने वाला था, अब डेटर जैसे ही पता चल गया 252 है क्लोजिंग, तो अब इसका 2% हम प्रोविजन निकाल लेते हैं। तो 2% ऑफ 252 निकाल लो, 5040। तो P&L में डेबिट में लिख लो 5040, राइट, और बैलेंस शीट में भी PDD वाले डब्बे में लिख लो 5040। यहां तक हो गया। तो अब हमारे सारे ढांचे वर्किंग नोट वाले क्लोज हो गए। सबसे लास्ट में हमेशा क्लोज किसको करना होता है, कैश को। तो अब कैश का खाता क्लोज करके देखें कि कुछ बैलेंस बच रहा है क्या। दोनों साइड का एक बार करें, तो दोनों साइड का टोटल मैच हो गया। इसका मतलब कि बैलेंस आता तो क्वेश्चन में कुछ कहानी दे रखा होता, तो वैसे क्वेश्चन में कहानी भी नहीं थी, तो इसलिए कुछ बचा ही नहीं जानबूझ के। तो इससे ये पता चल गया कि हमारा और बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे वर्किंग क्लोज हो गए। अब बस हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बची है, अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। तो एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 9,12,000। 9,12,000 में से ये चारों माइनस कर दो, तो मुझे मेरी ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगी। $7,16,000, ठीक है। तो ये मुझे ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, तो मतलब मेरा वर्किंग नोट सारा क्लोज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। बस अब ओपनिंग कैपिटल को हम ले चलते हैं, कहां पर, बैलेंस शीट में कैपिटल अंदर की तरफ लिख लेते हैं 7,16,000। अब आ जाते हैं जी बाकी चीज़ों में। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो शायद हमने क्लोज कर ही लिया था, है ना। P&L और करना है, तो P&L कर लेते हैं क्लोज। तो एक बार डेप्रीसिएशन बस बाहर लिख लेते हैं, वो कितना था, 1,000, 36,000, 16,000 और 68, यानी 59,800। तो P&L का और टोटल करके देख लो कि क्या आ रहा है। तो डेबिट साइड का शायद ज़्यादा आ रहा है, 165,840। तो आपका इधर बचेगा 25,840। तो ये क्या हो गया, नेट लॉस 25,840 इधर बच रहा है बैलेंस। P&L में चेक कर लेना, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था। ठीक है, बस अब ध्यान से देखना कि कैसे शो करना है। अब 25,840 जो है, जो इस साल का नेट लॉस है। अब एक बार आप देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास पहले से प्रॉफिट आ रहा था, 40,000 कम दिखा रहे थे ना ओपनिंग में। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब कि हम ये कह रहे थे कि हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट है पहले से ओपनिंग में, लेकिन इस साल आपका नेट लॉस हो गया।
तो वैसे तो आप नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस करते थे बचपन में, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि हम, क्योंकि पीएनएल दिखाई रहे हैं अलग से कि ओपनिंग में 40,000 का प्रॉफिट था, तो अब नेट लॉस को आप पीएनएल में से माइनस करके शो करो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि अब हमारे पीएनएल में सिर्फ 14,160 का ही प्रॉफिट रह गया साल के अंत में। भाई देखो, बैलेंस शीट तो तब भी टैली हो जाएगी दोनों तरीकों से। आप कैपिटल से माइनस करोगे तो पीएनएल 40 दिखता रहेगा, पीएनएल से माइनस करोगे तो कैपिटल 716 दिखती रहेगी, एक ही बात है। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि नेट लॉस को पीएनएल से माइनस कर दो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पीएनएल पहले से है। तो नेट लॉस आ गया 14,160, मतलब बच के बाहर। अब बस एक मोटर कार बची थी, 80 माइनस 16, 80 माइनस 16 कितनी होगी? 64। तो अब आप दोनों साइड का एक बार टोटल करके देखो कि कितना आ रहा है। $8,73,200, दोनों साइड का यही आ रहा है, 8,73,200 बोथ साइड का। ठीक है, तो हो गया मज़ेदार सवाल, बिल्कुल समझ आ गया ना पूरा प्रोसेस। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन ये, तो ये 10 नंबर से कम का सवाल नहीं है एग्जाम में, 10 तो मिनिमम है, और थोड़ी सी और एडजस्टमेंट अगर बढ़ा देगा तो 20 नंबर का आएगा, है ना। टाइम तो लगता ही है इसमें, तो देख लो। चलो, तो खैर होमवर्क में बस आप एक तो कोशिश करना इसको रिवाइज करना, और एक ही क्वेश्चन ट्राई करना, इलस्ट्रेशन 6।